बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। मुल्क के अंदर सियासी हालात में कशीदगी है और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज कोई भी शख्स, कोई सियासी शख्सियत हो, कोई आईनी इदारा हो, वह ऐसा नहीं जिस पर तनकीद ना की जा रही होगी। जी हाँ, ये वो तनकीद है जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं, उनकी जमात लीड कर रही है। और ये वो तनकीद है जिससे ना आईनी अदालतें महफूज हैं और ना ही पाकिस्तान के मुक्तदर हल्के यानी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट महफूज है। दिलचस्प बात यह है कि जहां हम इस बात को अप्रीशिएट करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज अगर कोई सबसे मजबूत और सबसे ऑर्गेनाइज इदारा है तो पाकिस्तान की फ़ौज है, लेकिन बदकिस्मत बात यह है कि सियासी इख्तलाफ जब इस हद तक बढ़ जाए कि आपको अपनी मर्जी के मुताबिक मामलात होते हुए ना नजर आए तो आप सियासत के अंदर विटिंगली और अनविटिंगली नफरत इंजेक्ट करने लग पड़ते हैं। यही काम जनाब इमरान खान कर रहे हैं, उनकी जमात कर रही है। और दिलचस्प बात यह है कि वो इसकी तौजीहात भी खुद ही पेश कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनका ताल्लुक बड़ा क्लियर होता है, रेफरेंसेस बड़े क्लियर होते हैं, लेकिन बाद में खुद ही वजाहतें दे लेते हैं। गोया ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, सुनने वाले बेवकूफ़ हैं या कमअकल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहन में रखिएगा कि पिछले तकरीबन 2 माह के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, DGISPR की जानिब से ऑन डिफरेंट ओकेजन्स ये बात क्लियरली कही गई है कि पाकिस्तान की फ़ौज को किसी सियासी मामले के अंदर मत घसीटिए। आप मिसाल ले लीजिए, 10 मार्च 2022 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई DGISPR की जानिब से, एक मुख्तलिफ मामला था जिसके ऊपर बात हुई। वहाँ पर जब ऐसे सवाल किया गया तो बड़ा क्लियर और अनइक्विकल जवाब DGISPR की जानिब से आया, जिसमें उन्होंने फरमाया मुल्क की सियासी सूरत हाल पर उनका कहना था कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं है, इस मामले में गैर ज़रूरी क्या सराइयाँ ना की जाए। 3 अप्रैल 2022 जो भी मुल्क के अंदर सियासी डेवलपमेंट्स हो रही थी, जो भी तब्दीली हो रही थी सियासी तौर पर, उसके हवाले से DGISPR की जियो ने उससे गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने फरमाया जो कुछ हुआ इदारे का यानी पाकिस्तान की फ़ौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, कोई ताल्लुक नहीं है। 10 अप्रैल 2022 को बरतानवी नशरियाती इदारे की झूठी खबर का पलंदा सामने आया। वाज़े तौर पर मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन की मुहिम इसे करार दिया गया और दोबारा रीइटरेट किया गया कि किसी सियासी मामले के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसी जो दुश्मन दराजी है, ऐसी इल्ज़ाम तराशी रेफरेंसेस के अंदर भी और इनडायरेक्ट रेफरेंसेस के अंदर भी देना बहुत गलत है और ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ हो सकता है। मैं बहैसियत एक कॉमन पाकिस्तानी ये समझता हूँ। फिर 14 अप्रैल 2022 ज़रूरत पेश आई क्योंकि हालात क्रिएट किए गए। साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान, उन्होंने सड़कों का रुख किया, जलसे कर रहे हैं जो कि उनका हक है, सियासी कैंपेन कर रहे हैं जो कि उनका हक है। आज की हुकूमत पर तनकीद अगर वो कर रहे हैं तो ये भी उनका हक है, लेकिन क्या जब वो ये कर रहे हैं तो उन्हें एहसास है कि उनके फॉलोअर्स या जो लोग उनकी तकलीद कर रहे हैं, और बदकिस्मती के साथ कुछ लोग अंधी तकलीद कर रहे हैं, उनमें सिर्फ उनके फॉलोअर्स नहीं हैं, कुछ ऐसे तज्जियाकार भी हैं, कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो कि शायद ये बात भूल गए हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज का एक एक सिपाही, एक एक अफसर समेत उनके सिपह सलार के पाकिस्तान का असासा है। आप जब ऐसी किसी तज्जिए को, ऐसी किसी बात को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर गुंजाइश देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नफरत जनरेट होती है। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अंदर ना सिर्फ एक इस्तराब की कैफियत है, एक गुस्सा भी है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो कि एक फाइटिंग फोर्स है, एक प्रोफेशनल फोर्स है, उसको इस तरह की तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। और इमरान खान साहब ख़ास तौर पर जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी तरफ से इस तरह की तनकीद, गो कि वो बाद में खुद ही कह देते हैं नहीं मेरा इशारा फ़लाने की तरफ नहीं था, मेरा इशारा फ़लाने की तरफ नहीं था। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कीजिए लेकिन लोग आपकी बातों से बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। 14 अप्रैल 2022 को DGISPR ने फिर क्लियर को एड्रेस किया और क्या फरमाया, जरा सुनिए। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। हम इससे बाहर रहना चाहते हैं, हमें इस डिस्कोर्स से बाहर रखें। न्यूट्रल शायद लफ्ज़ सही डिस्क्राइब नहीं करता फ़ौज का जो स्टांस है या इदारों का स्टांस, ए पॉलिटिकल मेरे ख्याल में उसको सही तरीके से डिस्क्राइब करता है। हमारा आइनी और कानूनी जो रोल है हुकूमत के अंदर अपने पूरे सेटअप में, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सियासी वाबस्तगी और या सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। तो ये न्यूट्रल या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है सियासत।
जब DGISPR ने फरमा दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप खुश होइए कि वो अपने हल्फ की पासदारी कर रहे हैं। देयर आर प्रोफेशनल फोर्स, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान का असासा है। लेकिन गुफ्तगू ऐसी होती है, रेफरेंसेस ऐसे होते हैं जिनसे फिर इमरान खान साहब के फॉलोअर्स और फिर उनकी तकलीद में और बहुत से लोग क्या कुछ कर जाते हैं, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। जनाब इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ एबटाबाद के अंदर जलसे से खिताब किया। इमरान खान साहब उससे पहले भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी खिताब कर रहे थे। उनका हक है, दोबारा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बहसीत एक आम पाकिस्तानी के, उनका हक है कि वो तनकीद भी करें, सियासी जमातों को, अब जो आज की हुकूमत है उसको टेक ऑन करें। लेकिन ऐसा करते हुए वो क्या कुछ कर गुजरते हैं, उसकी इम्प्लिकेशंस, उसकी रिवर्बरेशंस महसूस होती हैं। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ क्या फरमाया, जिसके बाद एक रिस्पॉन्स आया। लेकिन इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो पहले सुनिए। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया और इनके साथ शामिल थे यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? जिनको नहीं पता मैं फिर से बता दूं, मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। न्यूट्रल बनने की अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी। मैं बार बार कहता हूं, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। इमरान खान साहब ने इससे एक रोज़ कबल यानी 7 मई को ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खिताब किया। इमरान खान साहब ने उसके अंदर एक इस्तिलाह इस्तेमाल की, सल्यूट मारने की, और क्या फरमाया ज़रा सुनिए। बदकिस्मती से उनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की, अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ वो जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो हुक्म होता था और यहाँ सल्यूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। अब ये बात आप बखूबी जानते हैं, मैं जानता हूँ बहसीत एक आम पाकिस्तानी की, कि सल्यूट कौन मारता है या ये किस फोर्स का ये डिसिप्लिन है। इमरान खान साहब ये तमाम गुफ्तगू करते हुए, ये तमाम हवाले देते हुए, मैं दोबारा ये कहूँगा, वो ये समझते हैं और उनके जो सियासी मुशीरान उनके साथ मौजूद हैं वो ये समझते हैं कि किसी को कोई समझ नहीं आई, लोग तो बेवकूफ़ हैं, खुदा न खास्ता किसी को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है, लोगों को पता चल रहा है कि आप कहाँ पर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किसे हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ फिर 8 मई 2022 को दोबारा ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ आई जिसमें कहा गया कि सियासी कायदीन मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। इसमें ज़िक्र फिर उन तज्ज़िया निगारों का भी हुआ, बग़ैर नाम लिए कुछ और लोगों का भी हुआ, कि ऐसे गैर मोहतात तज्ज़िये तबसरे ना किए जाएँ जिससे किसी भी इदारे की तज़हीक हो। जब इमरान खान साहब बात करते हैं मीर जाफ़र की, मीर सादिक की और फिर सिपा सलारों की, तो हर एक को पता है कि वो किसको तरफ रेफ़र कर रहे हैं, किसको निशाना बना रहे हैं, किसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आज आके आप कहते हैं नहीं, मेरा जो मकसद था कहने का वो तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ से। ठीक है, आप वजाहतें ज़रूर दीजिए और आप वजाहत दें, लेकिन क्या आपकी वजाहत किसी जगह पर कोई वज़न रखती है? इमरान खान साहब की एक ऐसी खसूसियत है कि वो इक़्तिदार में आने से पहले, यानी जब वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले उन्होंने जो बातें की, और आज की फ़ौजी क़यादत यानी जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब के हवाले से उनके क्या सेंटिमेंट थे। इक़्तिदार के तकरीबन 3 साल के दौरान वो आर्मी चीफ़ थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, और बड़ा आइडियल एटमॉस्फेयर रहा, बड़ा आइडियल रिलेशनशिप रहा। इमरान खान साहब ने ऐसे ऐसे तौसीफ़ी कलमात अदा किए फ़ौजी क़यादत के हवाले से कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। इमरान खान साहब क्या फरमा रहे थे इक़्तिदार में आने से पहले, ज़रा सुनिएगा। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है। एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहरा हुआ है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। पाकिस्तान की फौज माशाअल्लाह एक दुनिया में, मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। और ऐसे बहुत से क्लिप्स आपको रिकॉर्ड के ऊपर मिल जाएंगे कि इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के दौरान भी
बार बार वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर मियां नवाज़ शरीफ तनकीद कर रहे हैं या मरीम नवाज़ शरीफ तनकीद कर रही है, तो उनको प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो आइन के रास्ते पे चल रही है, वो कानून के रास्ते पे चल रही है, वो एक मुंतखब हुकूमत के साथ मौजूद है और उनका साथ दे रहे हैं और इन बकौल इमरान खान साहब के चोरों लुटेरों का साथ नहीं दे रहे। लिहाजा ये जहन में रखिए कि तमाम सियासी कायदीन अपनी वक्त के अंदर जब हुकूमतें चली जाती हैं, व्हेन दे फील द हीट, इनको लगता है कि नहीं आज हालात हमारे हक़ में नहीं है, तो ऐसी गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान साहब कोई नई मिसाल कायम नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह की तकलीद उनके पीछे उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर ऐसे तज्ज़िये तबसरे पेश किए जा रहे हैं, पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी गई है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके हवाले से, ये यकीनी तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं है। और वो लोग जिनको भारत की जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है उसका माउथ पीस कहा जाता है, वो आज हालात के ऊपर क्या कह रहे हैं भारत के अंदर बैठकर, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसके हवाले से, जो इमरान खान साहब के इक़्तिदार से हट जाने के बाद माहौल है, जो वो कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं, उसके हवाले से वो क्या कह रहे हैं, ज़रा ये सुनिए। ये एक ऐसा लम्हा है जो हमारे लिए अलार्मिंग है। पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन इस हवाले से आज क्या कह रहे हैं जो कि आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो सुनिए। भारत को चलिए फायदा इमरान खान की वजह से मजे लेने की हद तक हो रहा है, इससे ज्यादा क्या है? नहीं सर, मजे नहीं सर, भारत को बहुत ज्यादा फायदा है। मैं आपको बताता हूँ भारत को क्या फायदा है। देखिए सर, अगर पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग होगी तो पाकिस्तान के पास कम से कम एक इदारा ऐसा होगा जो स्टेबल होगा सर। पाकिस्तानी आर्मी फौज नहीं है, वो एक गोंद है, वो एक ग्लू है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा है। आपका अंदर वाला बंदा बिना हमारे पैसा खर्च करे खुद अंदर इतना नुकसान पहुंचा रहा है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। सोचने का मकाम है और सोचना भी चाहिए उन लोगों को, और उन्हें भी सोचना चाहिए कि जो हो रहा है क्या उसे ऐसे ही कंडोन किया जाता रहेगा और लोगों को ऐसे ही खुली छूट मिल जाएगी? यकीनी तौर पर नहीं। इसके हवाले से रियासत को, हुकूमत को कोई वाज़ेह पॉलिसी या फ़ैसला लेना पड़ेगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में भी आप उन्हें देखते हैं। उनसे इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ भी हमारे सामने आएगा, इरशाद भट्टी साहब का तज्ज़िया भी हम लेंगे। और जो तमाशा इस वक्त चल रहा है पंजाब के अंदर, सियासी सूरत हाल है, एक आइनी बहरान भी कैफियत है उसकी कि गवर्नर अपने ओहदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उस हवाले से कानूनी नुक्ता नज़र भी हम आपके सामने रखेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है जनाब इरशाद भट्टी साहब और मियां जावेद लतीफ़ साहब, वफाकी वज़ीर हैं। मियां साहब से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि वफाकी वजारत तो उनके पास है, पर ये वजारत किस चीज़ की है? ये भी एक दिलचस्प मामला है, इसके ऊपर फिर तज्ज़िया और तबसरा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भट्टी साहब, सबसे पहले मैं ज़रा आज सिलसिला गुफ्तगू आपसे शुरू करूँगा। भट्टी साहब, ये जो तमाशा चल पड़ा है और ये बड़े आसानी से कह दिया जाता है, एक दिन आप तकरीर करते हैं, वाज़े इशारे देते हैं, अगले दिन इमरान खान साहब आते हैं और फरमाते हैं कि नहीं वो तो देखिए मैं मीर जाफ़र मीर सादिक तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कह रहा था, वो नहीं, मैंने वजाहत कर दी है, वो फ़लाने इमरान खान साहब के साथ जितने लोग हैं वो भी आके वजाहतें देने लग पड़ते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इब्तदाइये में ये अर्ज़ किया कि मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, DGISPR की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा ये तंबीह की गई है कि भाई सियासत में मत घसीटिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये सिलसिला इमरान खान साहब से पहले और भी बहुत सौ ने शुरू किया, जलसों के अंदर ही शुरू किया, अभी भी जारी है। लेकिन ये सिलसिला जिस नहज पे पहुंच गया है भट्टी साहब, आपकी इत्तलात के मुताबिक ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा और बस मजम्मत होती रहेगी, या कोई डिसाइसिव एक्शन अब रियासत सोच रही है इसके ऊपर लेने का? देखिए, एक तो इस सारे सिलसिले को रोकने का वाहिद हल इस वक्त है इलेक्शंस, इंतखाबात। अच्छा, फौरी इंतखाबात। अब भाईजान, ये एक अलहदा बात है कि इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर की टेक्निकल वजूहात हैं और वो मरदमशुमारी है और हल्का बंदियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें, और ये भी एक जो हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत है जो इस धांधली ज़दा असम्बली से इलेक्टेड हो गई है, या अब धांधली ज़दा असम्बली हलाल हो गई है, या और जो PDM कह रही थी कल तक कि फौरी इलेक्शन करवाओ,
अब उनका ख्याल है कि कहीं हम जो IMF के साथ डील करना है, FATF के साथ डील करना है, फलाने के साथ डील करना है, तो हमें टाइम चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये टाइम इमरान खान को दे देते तो आज ये गोरख धंधों में ही ना पड़ते। ये टाइम अगर आपने आना था, आके सारा कुछ उड़ते तीर के आगे आके रुकना था, रुक के फिर आपने आगे ये सारा हटाना था, हटा के फिर आपने इलेक्शन नहीं करवाना था, टाइम मांगना था, तो ये तो वो उनको टाइम दे देते, वो अपना 1.5 साल पूरा कर लेते। दूसरी बात है भाईजान, जो मुकम्मल और यकीन की हद तक, ईमान की हद तक है कि मैं भी तनकीद करता हूँ अदलिया पे, मैं भी तनकीद करता रहता हूँ हमारी जो फ़ौज है कि वो अपने आइनी हदूद में रहनी चाहिए, सियासत में उनको हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरी आखिरी तमाम तर मेरी तनकीद के बावजूद आखिरी मेरी जो रिलीफ गाह है या जिससे मुझे रिलीफ मिलेगा, मेरा बिलीव है कि वो इस पाकिस्तान में अदलिया है। ठीक। और दूसरी बात ये है कि ये शहीदों की फ़ौज है, ये गाजियों की फ़ौज है, ये कुर्बानियाँ दी हुई फ़ौज है। ये इस वक्त जब मैं और आप इस वक्त कैमरों के सामने बड़े इजी मूड में गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त भी कोई एक गोली के आगे बेशुमार मुहाजों पर डटे हुए फ़ौज है। और बाहर की बॉर्डर से लेकर नाला लई तक हमारी फ़ौज की सारी कुर्बानियाँ हैं। ठीक है, इख्तलाफात हो सकते हैं, आप तनकीद करें मगर तज़हीक नहीं, आप इंसल्ट ना करें। आप जो 2-4 इदारे बचे हैं उनको रहने दें प्लीज़, अल्लाह के नाम पे। मैं इमरान खान साहब के पहले दिन से हम उस तब्दीली के साथ हैं, हमने तनकीद भी की और मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब इस सिस्टम में रहें, पूरी कुव्वत के साथ रहें और इमरान खान साहब अपना सियासी रोल अदा करें, क्योंकि उनका इस सिस्टम में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम इस गली में न आ गए हैं जिसमें बंद गली है और दोनों तरफ की सियासत। कल मैं अब इस याद नहीं कराना चाह रहा कि कल क्या हो रहा था और ये PDM क्या कर रही थी, नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे थे, मौलाना साहब क्या कर रहे थे, ये आज जो दूध के धुले हो गए हैं ये कल क्या कर रहे थे, ये कल इनकी क्या लबो लहजे थे, आज क्या लबो लहजे है, कल इनकी अदलिया के बारे में इस्टेब्लिशमेंट क्या ख्यालात थे, आज क्या ख्यालात है। ये भी छोड़ दीजिए कि ये कैसे आए, कैसे गए, कैसे छोड़ दीजिए। लेकिन मेरी जान, स्पेस जियो और जीने दो की हर किसी को रहना चाहिए, ना करें इस तरह। इमरान खान साहब से बहुत बड़ी तवक्कुआत हैं, जिस अल्लाह ने जो उनको इज्जत दी है, एक मरतबा फिर मकाम दिया है, जो पॉपुलर हैं इस वक्त, उनको अगर वो इस पूरी कौम को, पूरे मुल्क को उनके हाथ में है सारा कुछ, थोड़ी सी इस बंद गली से निकालें और हम आगे बढ़ें और इलेक्शन की तरफ आएँ। ताकि इलेक्शन का मुतालबा इमरान खान साहब के जो 7 लोग मौजूद हैं, जैसे शेख रशीद साहब हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज से कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान को बचाना है जी तो इलेक्शन करवा दें। आपका ठीक है, आपका एक अपना नुक्ता नज़र है। गुजारिश ये है कि किसी की डिमांड हो सकती है इलेक्शन, एक सियासी मसले का हल ज़रूर हो सकता है इलेक्शन, लेकिन किसी की ख्वाहिश ये तो नहीं कि भाई अगर इलेक्शन नहीं होगा तो मैं मुल्क में अनारकी मचा दूंगा, अगर इलेक्शन नहीं होगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं इदारों पर तनकीद करूँगा और मैं ऐसी तनकीद करूँगा जिससे हर किसी की चूल्हे हिल जाएंगी। ऐसा जो कर रहे हैं बशमूल इमरान खान साहब के, आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ, और हिस्ट्री बड़ी पड़ी है, जो आपने खुद गिनवा दिया, मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से लोग मौजूद हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब इसे लीड कर रहे हैं। क्या ये ऐसे ही चलते रहना चाहिए? और नहीं जी, क्योंकि सियासी मसला है, इमरान खान साहब को स्पेस दें। ये स्पेस वाला चक्कर जो है, इसमें मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है, इसका एहसास है किसी को? देखें, जहाँ तक तल्लक है इमरान को स्पेस देने का, मैं कहता हूँ हर एक को स्पेस होनी चाहिए। हर एक का हक है वो अपनी बात करे, हर एक का हक है कि अगर वो समझता है कि किसी अदारे में बैठे शख्स से गलती हुई है उस पर तनकीद करे, ये उसका हक है। मगर ये हक नहीं है कि आप ये देखें कि अदारों पर आज को नई बात नहीं है कि इमरान खान तनकीद कर रहे हैं, आज को नई बात नहीं है कि वो तनकीद करने के बाद मुकर रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं है कि मीर जाफ़र, मीर सादक किसको कह रहे हैं और अगले दिन किसको सुना रहे हैं। मगर आपको याद होगा ज़रा तो वो ये कि आपको याद नहीं 2014 में किसने कहा था सिविल नाफरमानी का, किसने कहा था हुंडी के ज़रिए पैसा भेजें, किसने कहा था टैक्स ना दें, किसने कहा था कि अनारकी पैदा कर दो, किसने बिजली गैस के बिल जलाए थे
और किसने पीटीवी पर और किसने असेंबली पर हमला किया था। उस वक्त से लेकर आप देखें 4 साल हुकूमत में भी थे, तो क्या इस तरह की गुफ्तगू मुख्तलिफ औकात में वो करते नहीं रहे? क्या उस वक्त एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए था? और जहाँ तक तल्लक है फौरी इंतखाबात, भाई ये किसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ फौरी इंतखाबात होने चाहिए, ठीक है। मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि 2 चीज़ों को ड्रेस किया जाना चाहिए। सबसे पहले जो वो बात कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, जहाँ जिस अदारे पर उसको इत्माद है वो कमीशन बनाना चाहिए, मगर अदारे में बैठे किसी शख्स का नाम लेकर वो आप ये नहीं कर रहे ना, वो तो जुडिशल कमीशन चाहते हैं बनाना, आप नहीं चाह रहे। आप एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना रहे हैं जो कि इमरान खान साहब को कबूल नहीं है। नहीं मनीब, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। मैं आपको गुजारिश करने लगा हूं कि हम जुडिशल कमीशन भी बनाने के लिए तैयार हैं, ये सुन लें आप। अच्छा। मगर ये कोई तरीका नहीं है कि अदारों में बैठे लोगों का नाम लेकर कहें कि फलां अदारे पर कमीशन बने और फलां शख्स उसको हेड करे, ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं एक और करने लगा नहीं, मगर वो कहते हैं चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, या चीफ जस्टिस साहब आप सुप्रीम कोर्ट को लिख दे जुडिशल कमीशन बन जाए, तो उस पर भी हुकूमत को एतराज है। अगर इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस है, मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, बड़े इज्जतदार शख्सियत है, अगर उनके सरबराही में कोई कमीशन बनता है तो उस पर एतराज किसी को होना नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि 2015 में जुडिशल कमीशन बना था जी, और एग्रीमेंट साइन हुआ था उस वक्त की हुकूमत और पीटीआई में जी, और ये कहा गया था कि जो भी नतीजा आएगा हम उसको कबूल करेंगे। क्या कबूल किया गया था जुडिशल कमीशन के फैसले को? आज कौन गारंटी करेगा कि जो नतीजा आएगा उसको कबूल किया जाएगा? और जो मैंने बात की है कि हम फौरी इंतखाबात चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। फ्रेश मैंडेट के बगैर पाकिस्तान के अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा और ये मसाइल का हल नहीं निकल सकता जो 4 साल इन्होंने पैदा किए हैं। मगर उसका भी एक तरीका है, आएँ ये बात करें और कहें कि मैंने जो साजिश की रट लगाई थी वो भी गलत थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ कौम से। और ये कहें कि 4 साल अपोजिशन जो आज की हुकूमत है वो कहती रही कि इलेक्शन फौरी करवाए जाएं, और इमरान खान गुजारिश है वो बगैर किसी इंक्वायरी के, सर वो क्यों कहेंगे कि साजिश की बात झूठ है? वो तो ये कहते हैं कि आप इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, इंक्वायरी हो। वो बात की, वो आपकी बात, आपका खदशा अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है कि इमरान खान साहब उसे तस्लीम नहीं करेंगे, उसके रिजल्ट को या उसके आउटकम को मानेंगे नहीं, वो अपनी जगह पर बात मौजूद है। आज आप कह रहे हैं कि हम इस बात पे भी हम एग्री करते हैं कि हम जुडिशल कमीशन बना देते हैं। वज़ीर आज़म ने ऐसी कोई कमिटमेंट अभी तक नहीं दी। सर नहीं, एक सेकंड, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बता दें कि 4 साल जिस इलेक्शन के लिए हम बार बार कहते रहे, जलसे जुलूस करते रहे, और मनीब फ़रूक साहब कहा करते थे इनको अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए, करने देनी चाहिए, क्यों आप बिफोर टाइम मुतालबा करते हैं? और आज मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो इमरान खान कहते हैं हम मानते हैं, नए इलेक्शन करवाएं, मगर चलें वो जुडिशल कमीशन या कोई और कमीशन। आपको याद होगा कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ था, इमरान खान की सरबराही में हुआ था, इंटेलिजेंस अदारों ने यह कहा था कि साजिश नहीं हुई। आज के प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। मैं कहता हूँ इलेक्शन की बात कर लेते हैं, उसको अलग कर दें, इलेक्शन की बात कर लेते हैं। क्या जो इलेक्शन रिफॉर्म्स ये इसने की और यकतरफा की, सारी जमातें उस पर मुतफिक नहीं हैं कि ये रिफॉर्म जो लेकर आया है ये रिग इलेक्शन करवाने की एक साजिश है। तो मुझे ये बताएं कि आकर ये कह दें इमरान खान साहब कि मैं आपके साथ बैठकर वो वापस लेता हूं और 2018 के जो रूल्स हैं इलेक्शन के उसी पर इलेक्शन। बट वो आप आपस में बैठेंगे नहीं ना। इमरान खान साहब भी बहुत दूर चले गए, इमरान खान साहब भी बहुत चले गए। मैं भट्टी साहब के पास आने से पहले अहमद वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, मरकज़ी रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी के। अहमद वली खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह पर है, वो तकारीर भी कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक एतराज़ जो कि बड़ा खुल के सामने आ रहा है और उसे महसूस भी किया जा रहा है, वो
वजाहत बाद में दे देते हैं कि नहीं, मेरा मकसद तो मैंने मीर जाफ़र, मीर सादिक, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को कहा था, मैंने फ़ौज की तरफ इशारा नहीं किया या वहाँ इशारा नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब की तकारीर से ये इशारे वाज़े हैं। हुकूमत ये कहती है कि इन्होंने ये तो बड़े गद्दारी के मुर्तकब हो रहे हैं, इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। इमरान खान साहब को ये अलाउ किया जा रहा है, स्पेस दी जा रही है, लेकिन बार बार लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, वो इलेक्शन मांग रहे हैं, इलेक्शन उन्हें दे दीजिए तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी मुनीब भाई, थैंक यू। मेरे ख्याल में तो अगर इस तरह की डिमांड्स, इस तरह की बातों पे अगर पूरी होनी चाहिए तो पाकिस्तान में मंजूर पश्तीन भी एक लीडर है, उसके पीछे भी कुछ लोग हैं, उसके भी एक तहरीक है, और मंजूर पश्तीन भी इससे मिलती जुलती बातें करता था। तो वो बेचारा तो उसकी जिंदगी, उसके लोगों की जिंदगी हमने और आपने देख ली। लेकिन जिस तरह से ये लगा हुआ है, और भाई जो इशारों की जुबान है वो लोग इशारों वाले समझ जाते हैं, और इस बेचारे ने तो कुछ सीखा नहीं है। ये कोई बॉलिंग बैटिंग थोड़ी है, इसने जिंदगी में 2-3 काम किए, उसमें सियासत इसने कभी नहीं की है। जमहूरियत इसकी एक किसी बैसाखियों पे आया था और वो बैसाखियां अब हट गई हैं। अब इसको वो बैसाखियां चाहिए। उन बैसाखियों के अलावा इसको कोई इसका जमहूरी कुव्वत नहीं है, कोई शेप नहीं है, ना इसकी पार्टी का कुछ शेप है। ये तो बनवा की दी गई, इधर तक पहुंचा दी गई, और जैसी बैसाखियां हट गई तो धड़म करके वो गिर गई। और अब वो इस हालत में है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का निजाम भले तबाह हो जाए। इलेक्शन कमीशन देख लें, मीडिया की हालत पे वो किस तरह बोल रहे हैं। खैर, जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को तो उसने पहली मजाक बना के रखा हुआ है। वो जिस तरह फिर अदलिया के बारे में बोलता है, जिस तरह फिर ये पाक फौज के बारे में जिस तरह की बयानात करता है, मेरे ख्याल में अगर हमने इस तरह का बयान किया तो हम जेल में होंगे। पता नहीं उसको फिर भी कोई छूट मिली हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में घर की बातें घर के अंदर होनी चाहिए। मसले हैं, मामला हल करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सब मसले ठीक है, लेकिन घर के मसले घर के बाहर नहीं जाने चाहिए, घर के अंदर रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया अमल वली खान साहब आपका। मैं बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड बड़ी साहब सर सेगमेंट है, ये जो स्पेस दी जा रही है इमरान खान साहब को, अभी अमल वली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अग्री ना भी किया जाए बहुत सी बातों से, लेकिन अगर कोई और ये कर रहा होता, गुफ्तगू कर रहा होता, तो उसके खिलाफ अब तक रियासत कार्रवाई कर चुकी होती। और इमरान खान साहब किए जा रहे हैं, उनको ये स्पेस हासिल है। क्या ऐसे ही करते रहेंगे या जब तक उन्हें इलेक्शन, उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी, या आपको लगता है कि नहीं, रियासत कोई फैसला करेगी? भट्टी साहब देखिए, मैं पहली बात तो इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि कोई गद्दार है, कोई आइन शिकन है, कोई काफिर है। ये फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए, और इस हक ये भी बंद होना चाहिए कि अब इदारों पर इतनी हद तक आगे जाने का। लेकिन अभी जवेद लतीफ़ साहब जिनकी वजाहत के बारे में मैं भी शक व शुबा में भी हूँ कि वज़ीर भी हैं कि नहीं हैं, तो लेकिन वो जवेद लतीफ़ साहब जो हैं वो फरमा रहे थे कि किसी एक शख्स का नाम लेकर, अभी कल ही मरियम नवाज साहबा ने एक और फौजी अफसर का नाम लेकर पूरी बातें सुनाई हैं, वो भी उनको भी मजम्मत करनी चाहिए कि वो भी ठीक नहीं है। ये भी इदारे में एक क्यास पैदा करना है कि आप सिंगल आउट कर रही हैं एक चीज़ को, अब बस मैंने उसे मेंशन किया, आपने दोबारा दे दिया पंजाब में भी और मरकज में भी, तो ये भी काबिल मजम्मत है। तो फाइनली फिर एक मरतबा मैं कहता हूँ, अल्लाह करे हम बंद गली में, अल्लाह करे इससे कोई रास्ता निकले, कोई किसी सजाएं जजाएं इन चक्रों में हम ना पड़े, हम पीछे हटें और हट के तो सियासतदान सियासत करें, इदारे अपना काम करें और हम आगे बढ़ें। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब इरशाद भट्टी साहब और मियां जावेद लतीफ़ साहब का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल। आईनी बहरान है, उसकी कैफियत है कि जो सदर मुमलिकत हैं उन्होंने गवर्नर पंजाब की जो रिमूवल की, यानी कि उनको उनके ओहदे से हटाने की समरी है वज़ीर आज़म की, वो मुस्तरद कर दी है। और सदर मुमलिकत ये समझते हैं कि आइन का आर्टिकल 101 उसकी शिक 3 उन्हें इख्तियार देती है कि जब तक वो चाहें हैसियत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गवर्नर को उनके ओहदे पर रख लेते हैं। किसी शदीद गलतफहमी का शिकार है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आइन का स्पिरिट और आइन की लैंग्वेज बड़ी क्लियर है। वो तैनाती जिसका इख्तियार ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान को है, ये कैसे मुमकिन है कि उस शख्सियत का उस आइनी ओहदे पर जो शख्स मौजूद है उसको हटाने का इख्तियार उस वज़ीर आज़म के पास मौजूद नहीं। रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस सारी गुफ्तगू, इस सारे मामले के ऊपर हम उनसे तफसीली बात करके हमारे साथ रहिए। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। दिलचस्प आइनी सूरत हाल है इस वक्त हमारे मुल्क में। गवर्नर पंजाब जिनको ओहदे से ऑलरेडी हटा दिया गया था,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एडवाइस भेज दी थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसमें 15 दिन तक जो कि एक इख्तियार है प्रेसिडेंट का, उन्होंने उसको रोक के रखा। फिर 10 दिन मजीद गुजर गए। अब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने गवर्नर पंजाब यानी उमर सरफराज चीमा की रिमूवल के हवाले से जो असम्बली है उसे मुस्तरद कर दिया है। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब का ये कहना है कि उनके पास ये इख्तियार है आर्टिकल 101 के तहत कि वो जब तक चाहें गवर्नर पंजाब को उनके ओहदे पर रख सकते हैं। ये एक दिलचस्प मामला है क्योंकि सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो गवर्नर जिसकी अपॉइंटमेंट का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास है, वो अपॉइंटमेंट, वो तैनाती जो कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर, जो कि सदर पाकिस्तान पर मानना लाजमी है, उस एडवाइस पर उनकी तैनाती होती है। उस तैनाती को अनडू करना, विड्रॉ करना या उन्हें ओहदे से हटाने का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। इस हवाले से जो पाकिस्तान के आइनी माहिरीन हैं, मुख्तलिफ आइनी माहिरीन, बहसीयत कानून के तालिब इल्म के, मैंने उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश की और उनसे पूछा कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है दैट द गवर्नर सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके मानी क्या है? क्या ये तैनाती तो इख्तियार है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, लेकिन जो रिमूवल है उसका इख्तियार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है क्योंकि उनके ऑफिस से नोटिफिकेशन होता है? जिसका जवाब ये मिला कि जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनका इंटेंट या स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि ये तुक ही समझ नहीं आती कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा आईनी ओहदा जिस पे तैनाती का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म को है, वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, जो कि प्रेसिडेंट को माननी है और तैनाती हो जाती है। ऐसी तैनाती के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म बेख्तियार कैसे हो सकता है? लिहाजा यहाँ पर प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को ही फौकियत दी जाएगी और जो तशरीह की जा रही है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ना सिर्फ वो गलत है, कानून और आइन के खिलाफ भी है। ऐसी सूरत हाल और इससे मिलती जुलती और बहुत सी सूरत हाल हमारे सामने मौजूद है। हम रहनुमाई हासिल करेंगे। जनाब रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान है, साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नर पंजाब ने यार खुद भी कह दिया कि भाई जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे मैं दो ओहदे पर रहूँगा, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। अभी मैंने इब्तिदाइये के अंदर बता दिया और आप मुझसे बेहतर जानते हैं और सेटल्ड प्रिंसिपल है कि एक तैनाती जिसका इख्तियार ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को है, उसका उस तैनाती का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास है। लेकिन ये क्या तुक समझ आती है किसी को कि ऐसे शख्स को यानी गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा देने का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं है बल्कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है, क्योंकि आर्टिकल 101 के तहत जो तशरीह की जा रही है वो ये लिखी गई है। अब इसकी दुरुस्त तशरीह क्या है और ऐसी सूरत हाल में कानून और आइन हमें क्या बताता है, जरा इस पर हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। वो ये कह रहे हैं, वो विदाउट रियलाइजिंग के इन फैक्ट अपॉइंटिंग अथॉरिटी नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट का होता है, लेकिन एडवाइस किसकी होती है? प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे अपॉइंट होते हैं, उसी की एडवाइस पे फिर वो चेंज भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है। लेकिन ये पढ़ते नहीं है, कुछ क्या बताएं इनको, बिल्कुल गलत मेरे नज़दीक इंटरप्रिटेशन है। वरना तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ नाउ हेल्पलेस, कैबिनेट इज़ हेल्पलेस, वो कुछ फैसला नहीं कर सकती है पंजाब गवर्नर के लिए। रिजवी साहब ये फरमाइएगा सर कि ऐसी सूरत हाल में, बिकॉज ये जिस तरह आपका वसी तजर्बा है, दिस इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड के गवर्नर कह दी मैं तो ओहदे से हट ही नहीं रहा क्योंकि प्रेसिडेंट कह रहे हैं मैं ओहदे पर रहूँगा। ऐसी सूरत हाल में वो गवर्नर जिसके हवाले से वो टाइम लैप्स गुजर जाए 15 दिन का और फिर 10 दिन का जो एडवाइस होती है प्राइम मिनिस्टर की टू द प्रेसिडेंट, ऐसी सूरत हाल में कोई शख्स अगर गवर्नर हाउस में रहेगा या ओहदे पर काबिज रहेगा तो उसका रिमूवल होगा किस तरह? लाइक इज द गवर्नमेंट ऑफ द डे हेल्पलेस कंप्लीटली या कुछ और हो सकता है? नहीं, फिर देखे ना, वो दिन ना आए, बड़ा मजाक बनेगा, बड़ी तकलीफ दे पहलू होगा कि दूसरे गवर्नर का नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा और उसके बाद फिर इसको निकाला जाएगा ज़बरदस्ती। वो ये चाहते हैं कि सीन कोई क्रिएट हो, इस मुल्क में अनार्की फैले, लॉलेसनेस फैले, लड़ाई झगड़े हों। ये उस तरफ कंट्री को ले जाना चाहते हैं, मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहाँ लोग हाथों में डंडे, पत्थर, लाठी उठा लें। सर ये भी बताइएगा, अभी जिन पंजाब के अंदर एक वो इशू ये भी चल रहा है कि आपको पता ही है जिस तरह से चीफ मिनिस्टर का ओथ हुआ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर
हमजा शिफ ने दोबारा को 3 दफ़ा वो गए लाहौर हाई कोर्ट के सामने। फिर अब बाय द वे जो लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का ऑर्डर था उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जो कि अब जिस पे बेंच भी तश्कील पा गया है और उसकी वो कुछ हिस्सों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन एक बात बड़ा दिलचस्प है जिसमें जनाब जस्टिस जवाद हसन साहब ने ये ऑर्डर किया कि स्पीकर नेशनल असम्बली चीफ मिनिस्टर का ओथ लेंगे, वहाँ पर ओथ के साथ ब्रैकेट में एस लिखा हुआ है। अब उसकी तशरीह कुछ लोग ये कर रहे हैं कि नहीं क्योंकि एक बहरान एग्जिस्ट कर रहा है तो अदालत ये या मौजूद जज साहब के जहन में था कि और भी ओथ्स हो सकते हैं, यानी कैबिनेट है उसका ओथ भी शायद वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि नहीं वो उस दिन का ही सिर्फ कॉज ऑफ एक्शन था, अब कोई नए सिरे से दोबारा जाएगी, कोई बहरान होगा तो फिर अदालत के पास जाएगा और अदालत नया को हुक्मनामा अगर जारी करती है तो इस हवाले से करेगी। जरा इस पर रहनुमाई फरमा दीजिएगा। देखिए, इसमें एस का मतलब तो वो लिया जाता है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें प्लूरल की सेंस में, कि और भी ओथ होने चाहिए थे उस दिन या नहीं हुए या होने वाले थे, क्या था उसके एंटिसिपेशन में एस लिख दिया गया है। दूसरी जो लीगल इसमें क्वेश्चन अराइज होगा कि उस वक्त जब ये ऑर्डर पास हुआ था, ये मिनिस्टर्स, देखिए नेचुरली अब मिनिस्टर्स की, पंजाब मिनिस्टर्स का सवाल आएगा जी। उस वक्त उनका कहीं नॉमिनेशन नहीं था, कहीं प्रपोजल नहीं था, ना ही चीफ मिनिस्टर ने नाम भेजा था कि जी ये लोग जो मिनिस्टर है मेरे उनके ओथ लिए जाएं गवर्नर को। ठीक, तो वो कॉज ऑफ एक्शन सब्सिक्वेंट टू द डिसीजन है। ठीक, अब उसको किस तरह से आप उसके फ्रेमवर्क में लाते हैं, ये पूरा जजमेंट को स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा। लेकिन लैंग्वेज के लिहाज से तो ऐसा लगता है कि शायद वो एंटिसिपेट कर रहे थे कि उस दिन और भी कोई उनके चीफ मिनिस्टर के ओथ के बाद कोई और भी मिनिस्टर्स बाद में ओथ उठा लें तो उसी वक्त हो जाए सब कुछ। अच्छा सर, टुवर्ड्स द एंड अब क्योंकि इस जो एक रुकनी बेंच था इसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हुई, फिर वो एक्सेप्ट हो गई, अब उस पर बेंच भी तश्कील पा चुका है। अपनी तजर्बे की रोशनी में ये फरमाइएगा सर, मुतअद्दिद केसेस आपने देखे, जो प्रेयर है वो ये है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो ओथ था एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो तो एक तरीक़ाकार था आइनी, उसके तहत होना था या गवर्नर ने करना था या वो कोई शख्सियत जिनको नॉमिनेट किया जाता प्रेसिडेंट की तरफ से डायरेक्ट किया जाता। ये एक ऐसा ऑर्डर था जिसकी कोई लीगल ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है आइन के अंदर। ऐसे फैसले हो सकते हैं कि सिरे से वो एक ओथ हुआ, वो एडमिनिस्टर हो गया, देयर इज़ अ चीफ मिनिस्टर इन फंक्शन, वो काम कर रहे हैं, कि वो ओथ ही नल एंड वॉइड करार दे दिया जाए या नहीं? आपको लगता है कि ये उस एक्सटेंट तक नहीं जा सकते मामला? देखिए, यहाँ पर आएगा फिर वही क्वेश्चन लॉ ऑफ नेसेसिटी का, कि आप वर्किंग को, एक सूबे की वर्किंग को आप रोक नहीं सकते हैं एक गवर्नर की ज़िद पर या किसी एक अफसर की ज़िद पर। आप पूरे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की वर्किंग रोक नहीं सकते हैं। उन्होंने ये कह दिया था कि जी मैं ओथ नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है वो सारी ज़िंदगी जो है वो सूबा काम ही नहीं कर सकेगा, ना उसका चीफ मिनिस्टर भी नहीं होगा। हाउ टू मीट दिस सिचुएशन? उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई ना कोई वे आउट तो बनाएगी, इसलिए कि डे टू डे अफेयर्स तो चलने हैं और कामकाज करने हैं। 16 करोड़ की गालिबन आबादी है, उसको आप किस तरह से नज़रअंदाज कर सकते हैं एक आदमी के पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पर? तो मैं समझता हूँ कि इसको उस लिहाज से तो प्रोटेक्शन दी जाएगी कि अंडर दी सर्कमस्टांसेस दैट वाज जस्टिफाइड। वरना तो आज तक अगर वो नहीं जजमेंट होती, वो डिसीजन नहीं होता लाहौर हाई कोर्ट का, तो आज तक हमजा शहबाज साहब ने ओथ नहीं उठाया होता, सूबे में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता, कोई वर्किंग नहीं हो रही थी। बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी ये। नॉर्मली सर कहा जाता है ना कि जैसे लॉ ऑफ नेसेसिटी है उसको बड़ा डिस्करेज किया जाता है, वो एक ऐसा बाब है जिसको शायद दोबारा कोर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह आपने उसका इस्तेमाल किया, आपने कहा कि ये हो सकता है और आपका आर्गूमेंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या ये बात फेवर में जाएगी कि उससे पहले भी 2 दफ़ा अदालत ने मोअज़्ज़ज़ सदर मुमलिकत को उनसे एक्सपेक्ट किया, उन्हें कहा
उनको एडवाइस किया, सजेस्ट किया कि जनाब ये ओथ एडमिनिस्टर करवा दीजिए, लेकिन कुछ भी ना हुआ, जवाब नदारत, कोई उसके ऊपर हिलजुल नहीं हुई और अदालत के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वो इस तरीके से इस ओथ को एडमिनिस्टर करवाए? देखिए, बहुत सी मिसालें ऐसी हैं कि आप देखते हैं, हमने हाई कोर्ट में देखा है जजेस के ओथ पे कि कोई जज साहब छुट्टी पे गए थे, उनका अनाउंस हो गया, तो अब अगर एक दिन जजेस ओथ ना उठाएं तो सीनियरिटी का मसला बन जाता है। वो एक सीनियर हो जाएगा, दूसरा जूनियर हो जाएगा। उसमें मैंने देखा कई मिसालें आपको मिलेगी कि गवर्नर, उसने एम्बेसडर ने ओथ एडमिनिस्टर किया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नर और चीफ जस्टिस, और वो एक्सेप्ट हुआ है। तो वर्किंग में तो आप निकाल सकते हैं गुंजाइश इस तरह से हालात मीट करने के लिए, इसलिए कि पूरा कोई ऐसा हर सिचुएशन के लिए तो लॉ नहीं होता है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन के जी स्पीकर ओथ ले ले, कोई गलत नहीं फैसला था। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद। मुख्तलिफ कानूनी और आइनी नुकात पे जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हुकूमत को मसाइल दरपेश हैं, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिनके ऊपर उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई, आपके और मेरे इल्म में इजाफा किया। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।